21 मई 2026 को जो यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें 20 क्वेश्चन यूपी जीके से पूछे गए थे। उन्हीं 20 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित हैं। तो हमारे देश में जो उत्तर भारत में गुप्त काल चला था, लगभग 250 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक, इस समय से, इस कालखंड से कौन सा मंदिर संबंधित है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इनमें से जो ऑप्शन बी में दिया है, यहाँ पर आप देखोगे देवगढ़ का मंदिर और भीतर गांव का मंदिर, ये दोनों के दोनों जो हैं ये गुप्त काल से संबंधित मंदिर हैं। इसलिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम देवगढ़ मंदिर की बात करें तो ये वाला जो आप मंदिर देख रहे हो, इसको कहा जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और ये है कहाँ पर? तो ये है उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है, यूपी का जो ललितपुर जिला है, यहाँ पर ये स्थित है दशावतार मंदिर, जो कि गुप्त काल के समय में बना था। गुप्त काल का समय पीरियड क्या है? तो 250 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी के बीच में ये बना हुआ है। और दूसरा, ये आप जो मंदिर देख रहे हो, ये है भीतरगांव का मंदिर, जो कि कानपुर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है, इससे लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पे ये भीतरगांव मंदिर है, जो कि गुप्त काल के समय में बना हुआ है। और ये जो मंदिर है पूरी तरीके से ईंटों से बना हुआ है, और इन ईंटों पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी भी की गई है, और ये भी जो है गुप्त काल से संबंधित है। इनको जब तक आप मैप से नहीं देखोगे, समझोगे, तब तक ये चीजें याद नहीं रहती हैं, भूल जाती हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा मैप में। यहाँ पर आपको दिखेगा कानपुर, और इस कानपुर में आपको भीतरगांव मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि ईंट से बना हुआ है। और दूसरा ललितपुर, ललितपुर आप देखोगे तो यहाँ पर है ललितपुर, और यहाँ पर ललितपुर में, ललितपुर का जो देवगढ़ है, वहां पर दशावतार मंदिर स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जाता है कि ये जो दशावतार मंदिर न है, ये किस भगवान को समर्पित है। तो अच्छी तरीके से आप नाम से भी समझ सकते हो कि दशावतार किसको कहा जाता है। तो भगवान हमारे जो विष्णु हैं, इनको, इनके दशावतारों की बात की जाती है। इसीलिए ये मंदिर किसको समर्पित है? तो ये मंदिर है समर्पित है भगवान विष्णु को। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यूपी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 24 जनवरी, जो 24 जनवरी साल था 1950 ईस्वी का, इस 1950 ईस्वी में 24 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, उसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था। इसीलिए इसीलिए 24 जनवरी को हर साल उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी तरीके से याद होगा कि बनारस घराने से बिलोंग करने वाली जो गिरजा देवी हैं, ये ठुमरी की बहुत ही अच्छी गायिका थी। और अभी इनका 2017 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर ठुमरी को पहचान दिलाई थी, इसीलिए इनको ठुमरी की रानी कहा जाता है। मतलब कि ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। ये किस घराने से बिलोंग करती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब ध्यान में रखिएगा कि ये जो वाराणसी घराना है, जो बनारस घराना है, जो बनारस घराना है, उस बनारस घराने से ये बिलोंग करती हैं, और ये ठुमरी गाती हैं। इनकी डेथ हो गई थी 2017 ईस्वी में। एक और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिरजा देवी को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो गिरजा देवी हैं, इनको अप्पा जी भी कहा जाता है। इनके जो शिष्य हैं, इनके जो घराने के लोग हैं,
इनको अप्पा जी कह करके पुकारते थे। और ये भी मैंने देखा था किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था, अब नाम तो याद नहीं, बट मैंने प्रीवियस ईयर में ही कहीं देखा था इसको कि अप्पा जी के नाम से किसे जाना जाता है, और उसमें सही विकल्प था गिरजा देवी। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है। कौन सा थर्मल पावर प्लांट इसमें से शाहजहांपुर में स्थित है। इसमें से ये आप जो देख रहे हैं रोसा थर्मल पावर प्लांट, ये रोसा थर्मल पावर प्लांट जो है वो शाहजहांपुर में स्थित है। इसलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अच्छा, थर्मल पावर प्लांट आखिर में होता क्या है, क्या पता है आपको? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नहीं पता है तो जान लीजिए कि कोयले से जहां पर बिजली का उत्पादन होता है उसी प्लांट को थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। और यहाँ पर 4 थर्मल पावर प्लांट के नाम दिए गए हैं। इनमें से जो रोसा है ये शाहजहांपुर में है। इसके अलावा ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में दिया है अनपरा थर्मल पावर प्लांट। ये जो अनपरा थर्मल पावर प्लांट है ये किस जिले में स्थित है? तो यूपी का जो सोनभद्र जिला है, जो सोनभद्र जिला है यूपी का, यहाँ पर अनपरा थर्मल पावर प्लांट स्थित है। और ये जो सोनभद्र जिला है यूपी का जो सोनभद्र जिला है ये भारत के कुल 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण में स्थित जिला है। ये भी दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट। ये जो जवाहरपुर जो थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ पर आखिर में स्थित है? तो यूपी का जो एटा जिला है यहाँ पर जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। ऑप्शन सी में दिया है परीक्षा। परीक्षा कहाँ पर स्थित है? तो जो परीक्षा थर्मल पावर प्लांट है ना ये हमारे झांसी में स्थित है। कहाँ पर? झांसी में। लेकिन ये जो जगहों के नाम हैं, ये जो प्लांट हैं, इनको जब तक आप मैप में नहीं देखोगे ना तब तक ये अच्छी तरीके से आपको याद नहीं होंगे। इसलिए आपको मैप में जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा झांसी जिला है यहाँ पर, और ये जो झांसी जिला है यहाँ पर परीक्षा थर्मल पावर प्लांट स्थित है। दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा सोनभद्र जिला है, और सोनभद्र जिला जो है ये 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, बिहार, झारखंड, इधर छत्तीसगढ़ और इधर मध्य प्रदेश के साथ में। और यहाँ पर ये जो सोनभद्र है यहाँ पर हमारा अनपरा जो थर्मल पावर प्लांट है वो स्थित है। इसके अलावा हम बात करें, एक और कोई था ना इसमें, कौन सा था? जवाहरपुर। जवाहरपुर कहाँ पर है? तो जवाहरपुर आप देखोगे तो यहाँ पर एटा में, यहाँ पर एटा है, और इस एटा में जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। इसके अलावा एक और था रोसा थर्मल पावर प्लांट। और रोसा कहाँ पर है? तो रोसा है शाहजहांपुर में। अब शाहजहांपुर कहाँ पर है तो इसमें मुझे भी खोजना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी भूल गया हूँ कि शाहजहांपुर आखिर में है कहाँ पर। शाहजहांपुर यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है शाहजहांपुर, और इस शाहजहांपुर में जो है वो रोसा थर्मल पावर प्लांट स्थित है। आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2.0 के संबंध में जो कथन यहाँ पर 3 दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है कि इसे जनवरी 2017 ईस्वी में पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात उल्लंघनों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। क्या ये सही है? तो नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो त्रिनेत्र 2.0 है ये पहली बात तो 2017 में नहीं बल्कि ये 2024 में लॉन्च हुआ था। और दूसरी बात, ये यातायात के लिए नहीं बल्कि यूपी में जो अपराध है इस अपराध को नियंत्रित करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। मतलब कि पहला कथन ये गलत दिया हुआ है। दूसरे की बात करें तो यह कह रहा है कि यह पहचान के उद्देश्य के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूपी में जो अपराधी हैं उनका पूरा का पूरा जो डाटा है इस त्रिनेत्र 2.0 में पूरा का पूरा फीड कर दिया गया है। और ये ऐप जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पर एनालिसिस करके उनके बारे में ट्रैक रिकॉर्ड
देने का काम करती है, मतलब कि दूसरा वाला जो कथन दिया है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीसरा कथन देखिए, ये कह रहा है कि यह पूरे राज्य में विचाराधीन कैदियों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अंडर ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूपी में जो अपराधी हैं उन्हीं का ट्रैक रिकॉर्ड है ये पूरा का पूरा, और अपराध न हो इसके लिए सारा का सारा डाटा जो है वो इसमें फीड किया जाता है। मतलब कि जो तीसरा वाला कथन दिया है ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। तो महाजनपद कौन से हैं? तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से कि 8 कुल यूपी में हैं। इन 8 में से कौन सी ऐसा महाजनपद है जिसकी राजधानी मथुरा थी? तो ये जो महाजनपद है इसका नाम है सूरसेन। जो सूरसेन महाजनपद है इसकी राजधानी जो है वो मथुरा में थी, इसलिए जो ऑप्शन बी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। ये जो 8 महाजनपद यूपी में हैं, यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आठों के नाम आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, और उसकी राजधानी कहाँ पर है वो याद होने चाहिए, और इसके अलावा ये किन क्षेत्रों में पड़ते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब चूंकि लिखने में बड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ और आप सुन लीजिए बस। सूरसेन जो महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ पर है? मथुरा में। ये पड़ता कहाँ पर है? तो हमारा आज के समय का जो ब्रज वाला इलाका है, जो मथुरा वाला इलाका है, ये सूरसेन हुआ करता था प्राचीन काल में। वत्स, ऑप्शन ए में दिया है वत्स। ये जो वत्स है ना ये पड़ता है कहाँ पर? तो ये पड़ता है इलाहाबाद के आसपास का, जो प्रयागराज का आसपास का जो क्षेत्र है ये प्राचीन काल में वत्स के नाम से जाना जाता था, और इसकी जो राजधानी है वो कौशाम्बी हुआ करती थी। कहाँ पर? कौशाम्बी थी। सी में दिया है कोसल। जो कोसल महाजनपद है ये आज का जो लखनऊ वाला जो अवध वाला क्षेत्र है ये कोसल महाजनपद हुआ करता था, और इसकी राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। डी में दिया हुआ है काशी। ये जो काशी है आज का हमारा जो वाराणसी जिला है इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये काशी जनपद के नाम से जाना जाता था, और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो इसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। इसी तरीके से बरेली बदायूं क्षेत्र में, यहाँ पर आप देखोगे बरेली बदायूं वाला ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर इसको कहा जाता था पांचाल। इसको पांचाल महाजनपद कहा जाता था, और इसका जो मुख्यालय था, जो राजधानी थी वो अही छत्र हुआ करती थी। इसके अलावा बुंदेलखंड वाला ये वाला जो इलाका आप देख रहे हो इसको कहा जाता था चेदी जनपद, और ये जो चेदी जनपद है इसकी राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। हमारा ये जो मेरठ मुजफ्फरपुर बागपत दिल्ली हरियाणा वाला ये जो इलाका है इसको कुरु कहा जाता था, इसको कुरु महाजनपद कहा जाता था, और ये सॉरी कुरु नहीं सॉरी हाँ इसको कुरु महाजनपद कहा जाता था, और इसकी जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। इसके बाद ये देवरिया गोरखपुर बस्ती वाला ये जो इलाका है इसको मल्ल महाजनपद कहा जाता था, और इसकी राजधानी जो है वो कुशीनगर हुआ करती थी, या फिर इसी को पावा कहा जाता था कि इसकी राजधानी जो है वो पावा हुआ करती थी। ये जो 8 महाजनपद हैं इनके बारे में अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बार बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूची 1 जिसमें कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के नाम दिए गए हैं, और सूची 2 वो कहाँ पर स्थित हैं उन स्थानों के नाम दिए गए हैं, इसका मिलान कीजिए। ए में दिया है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है? जाहिर सी बात है अच्छे से आपको पता होगा कि ये वाराणसी में है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये भी आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि साहू जी महाराज जो छत्रपति विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर पड़ता है? कानपुर में हमारे पड़ता है, इसलिए जो डी का संबंध किससे होगा? 2 से होगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो जाहिर सी पता है कि ये झांसी में है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आगरा में। अब इसका मिलान देखिए, ए का दो कहाँ पर है? ए का दो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, मतलब कि ये डी हमारा बिल्कुल सही दिया हुआ है।
आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभयारण्य पर्यावरण संबंधी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था? तो इनमें से कौन सा यूपी का पक्षी अभयारण्य है जिसको कि पर्यावरण संवेदनशील घोषित किया गया? तो ये है उत्तर प्रदेश का पार्वती अगार पक्षी अभयारण्य, जिसको कि संवेदनशील घोषित किया गया 2025 में। इसलिए जो ऑप्शन ए है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। हमारा जो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसने 2025 में ये जो पार्वती अगार है जो कि हमारे गोंडा जिले में स्थित है, इसको इसने संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया था। ये पार्वती अगार है कहाँ पर? तो गोंडा में। कौन सा गोंडा? तो वही जो अवध जी है ना हमारे, उन्हीं का जो गोंडा है वहां पर है ये पार्वती अगार, और उनके उनके गोंडा में ये खतरे में आ गया है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो पार्वती अगार है ये गोंडा जिले में स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन बी में देखिए, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य दिया हुआ है। ये नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है उन्नाव जिले में। कहाँ पर? उन्नाव जिले में पड़ता है। सी में दिया है लाख बहुसी पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पर है? तो लाख बहुसी जो है ये पड़ता है कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में पड़ता है। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हरदोई में। अब ये जो पक्षी अभयारण्य है ना, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जब तक आप इसको मैप में नहीं देखोगे तब तक ये याद नहीं रहेगा। तो आप मैप आपके दीवार पर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि गोंडा कहाँ पर है, उन्नाव कहाँ पर है, कन्नौज कहाँ पर है और हरदोई कहाँ पर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ओडीओपी योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को और किस नाम से जाना जाता है? तो ओडीओपी जो योजना है जो कि शुरू हुई थी 2018 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इस योजना के तहत ओडीओपी का पूरा नाम जो है ना, वो होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अर्थात यूपी के जितने भी जिले हैं, एक जिले को उसके एक खास प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर पहचान दी जानी है 2018 के तहत, और सबको दी भी गई है। तो यही पूछ रहा है कि इसके तहत जो काला नमक चावल जो है, इसको पहली बात तो किस जिले के लिए इसको ओडीओपी में शामिल किया गया है? तो वो जिला है हमारा सिद्धार्थनगर। कौन सा है? सिद्धार्थ नगर, जिसके लिए काला नमक चावल को ओडीओपी में शामिल किया गया है। और ये पूछ रहा है कि काला नमक चावल को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो काला नमक चावल है इसको सिद्धार्थ नगर में बुद्धा चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदल करके संभल किस वर्ष में रखा गया था? तो भीमनगर जिले का नाम बदल करके 2022 ईस्वी में संभल कर दिया गया था। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने देखा था किसी प्रीवियस ईयर में, उसने पूछ रखा था कि संभल का पुराना नाम क्या है। तो संभल का पुराना नाम क्या है? भीमनगर। इसका नाम कब बदला गया था? 2012 ईस्वी में। अगर इसको हम मैप में देखें कि भीमनगर भीमनगर कहिए या फिर इसको संभल कहिए, तो ये जो संभल है ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आप देखो, ये है मुरादाबाद और ये है बदायूं। इन्हीं दोनों में से काट करके ये भीमनगर मायावती ने बनाया था 2011 में, जब मायावती की सरकार थी। जैसे ही सरकार बदली, अखिलेश की सरकार आई, तो इन्होंने इसमें कुछ परिवर्तन किया और इसका जो मुख्यालय संभल था उसके नाम पर इसका नाम जो है वो, इस जिले का नाम जो है वो संभल कर दिया था। ये कब हुआ? तो 2012 ईस्वी में। तो संभल का पुराना नाम क्या है? भीमनगर। नाम कब बदला गया? 2012 ईस्वी में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला है, जो सबसे प्राचीन नगरी है, यहाँ पर स्थित है। इसलिए जो ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। एक बार तो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वाराणसी में कौन सी जगह है जहां पर कि ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि बनारस का जो जो सहंसापुर है, जो
सहनसापुर है बनारस का, वहां पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। और इसका काम है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से सब्जियों को बढ़ावा दिया जा सके, किस तरीके से उन्नत कृषि की जा सके, किस तरीके से आपूर्ति की जा सके सब्जियों की, उसी के ऊपर ये पूरी तरीके से निर्भर है, पूरा तरीके से काम करता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यूपी का जो ललित कला अकादमी है, इसके पहले अध्यक्ष किसे किसे बनाया गया था। तो पहला अध्यक्ष जो है इसके डॉक्टर संपूर्णानंद को बनाया गया था, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो हमारा राज्य ललित कला अकादमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है ये उत्तर प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है, इसने 1962 ईस्वी में इसको स्थापित किया था। और क्यों स्थापित किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मूर्ति कला है, चित्रकला है, जो वास्तुकला है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसमें निखार लाया जा सके, उसकी प्रोन्नति की जा सके, इसके लिए 1962 ईस्वी में इसने लखनऊ में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की थी। और उस समय तत्काल में यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर संपूर्णानंद, और इन्हीं को जो है वो इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, इस लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका पुराना नाम जो है ये सोनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करता था। क्या था, सोनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य इसका नाम हुआ करता था। लेकिन 1958 ईस्वी में इसके क्षेत्र का विकास हुआ और इसके बाद से फिर इसका नाम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। हमारे देश में जब 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, तो उस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इस जो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको मिला करके दुधवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर 3 शब्द जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग लगते हैं, मुझे तो लगते हैं, आपका पता नहीं, आपको भी लगते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। पहली बात कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। दूसरी बात कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है। और तीसरा 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 क्या था, तीसरा जो है वो टाइगर रिजर्व, टाइगर टाइगर रिजर्व क्या होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान किसी भी जंगल का, देश का कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर पशु पक्षी जीव जंतु सबको पूरी तरीके से यहाँ पर संरक्षित किया जाता है, उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और हमारे यूपी में मात्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि जीव जंतु और पशु पक्षी को एक साथ में संरक्षित किया जाता है, और उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ऐसा क्षेत्र जहां पर जंगल में रहने वाले जीवों को संरक्षित किया जाता है, उनके आवागमन को, उनके रहन सहन को वहां पर सुनिश्चित किया जाता है। और इस तरीके से दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अंतर्गत 2 किशनपुर वन्य जीव अभ्यार और कतरनिया वन्य जीव विहार, ये दोनों के दोनों इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित हैं। और टाइगर रिजर्व, टाइगरों के लिए एक खास क्षेत्र संरक्षित कर दिया गया, उसको टाइगर रिजर्व कहा गया। और इसी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के तहत दुधवा टाइगर रिजर्व की भी घोषणा की गई थी 1987 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो कानपुर में जो वानिकी प्रशिक्षण संस्थान है, इसको बनाया गया था 1988 ईस्वी में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान ये बनाया क्यों गया था। इसको बनाया इसलिए गया था कि वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं,
उनको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा सके कि जंगलों में किस तरीके से जंतुओं से निपटना है, किस तरीके से काम करना है। उन सब चीज़ों का यहाँ पर जो है प्रशिक्षण दिया जाता है कानपुर में, और इसको स्थापित किया गया था 1988 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दरगाह निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है। तो देवा शरीफ दरगाह की बात करें तो ये जो हमारे हाजी वारिस अली शाह थे, इनकी दरगाह है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, दरगाह होती क्या है? तो जो सूफी संत होते हैं, इनके मरने के बाद इनकी स्मृति में या इनके मकबरे पे जो बनाया जाता है उसी को दरगाह कहा जाता है। और जो हाजी वारिस अली शाह हैं, इनका मकबरा बना हुआ है बाराबंकी जिले में, और इसीलिए इसको जो है वो देवा शरीफ का दरगाह कहा जाता है। और यहाँ पर हर साल जो है वो देवा मेला का आयोजन किया जाता है, और इस देवा मेले में सभी धर्म के लोग आते हैं, क्योंकि जो सूफी संत से हाजी वारिस अली शाह, इनकी जो शिक्षा थी वो ये कहते थे कि जो रब है वही राम है, अर्थात अल्लाह और ईश्वर दोनों एक है। इस बात को लेकर के चलते थे, इसलिए इसको गंगा और जमुनी का एक तहजीब माना जाता है, इस मेले को, जिसका नाम है देवा मेला। अब ये बाराबंकी जिला है कहाँ पर, जहाँ पर कि ये देवा शरीफ का मेला लगता है? तो ये पड़ता है यहाँ पर लखनऊ के पास में, और बाराबंकी, और इसी में देवा शरीफ है नामक एक जगह है, और यहीं पर जो है वो देवा मेला का आयोजन किया जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये किस खेल से संबंधित थे? तो कुंवर सिंह की बात करें तो ये हॉकी खेलते थे, अब इनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये दिग्विजय सिंह जो हैं, ये ये जो है ना 1952 में जब हेलसिंकी ओलंपिक हुआ था, हेलसिंकी ओलंपिक हुआ था, उसमें जो हमारे देश ने जो स्वर्ण पदक जीता था, उस स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के ये कप्तान हुआ करते थे। कौन? कुंवर दिग्विजय सिंह। और ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से बिलोंग करते थे। इनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी खेल से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 ईस्वी में सम्मानित किया गया है? तो यूपी के इनमें से कौन है जिन्हें की पद्मश्री मिला 2025 में? तो इनमें से सोनिया नित्यानंद जो हैं, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2025 में। किस लिए? चिकित्सा के लिए, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, 2025 में जो नागरिक सम्मान दिए गए हैं ना हमारे देश में, उनकी बात करते हैं, क्योंकि वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात तो हमारे देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, और 2025 में भारत रत्न कितने लोगों को मिला? किसी को नहीं मिला। दूसरा जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है उसका नाम है पद्म विभूषण। क्या नाम है? पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण कितने लोगों को इस बार मिला है? तो 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। जो तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो है पद्म भूषण। पद्म पद्म भूषण क्या है? पद्म भूषण है, और ये मिला है 19 लोगों को। और जो चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो है पद्मश्री, और पद्मश्री मिला है कुल 113 लोगों को। कितने? 113 लोगों को। तो ये जो सोनिया नित्यानंद हैं, इनको भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है, पद्मश्री। किसको? सोनिया नित्यानंद को, जो कि यूपी से बिलोंग करती हैं और ये चिकित्सा से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कुछ और आपको ध्यान रखना है कि 2025 में यूपी से कुल 12 ऐसे लोग हैं जिनको इनमें से कोई ना कोई सम्मान मिला है। तो इनमें से पद्म विभूषण तो यूपी में किसी को नहीं मिला। इसके अलावा पद्म भूषण जो है यूपी में 2 लोगों को मिला, और पद्मश्री जो है वो कुल 10 लोगों को मिला, और इन्हीं 10 में से एक सोनिया नित्यानंद है। 2 नाम तो आपको एकदम याद ही होना चाहिए जिन्हें की पद्म विभूषण मिला है यूपी के, और वो हैं, एक तो वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय, एक हैं राम बहादुर राय जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको पत्रकारिता के लिए दिया गया है। और दूसरा नाम है
साध्वी जो ऋतंभरा हैं, इनको सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बाकी जो 10 लोग हैं उनका भी नाम आप देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे आपसे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इनमें से मुंशी प्रेमचंद्र ने कौन सा उपन्यास नहीं लिखा है, तो ये जो आनंद मठ है इसको मुंशी प्रेमचंद्र ने नहीं बल्कि इसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन जो है ना वो अलग से कैटेगराइज किए गए थे, उन्हीं में ये भी क्वेश्चन है। और मुंशी प्रेमचंद जो है ये वाराणसी से बिलोंग करते थे। कहाँ से? वाराणसी से बिलोंग करते थे। इसीलिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। गबन, निर्मला और गोदान ये तीनों की तीनों मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। आनंद मठ की हम लोग बात करें तो आनंद मठ जो है इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब लिखा था? तो 1982 ईस्वी में इसको लिखा था। इसी के अंतर्गत हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, वंदे जो मातरम है ना, ये इसी के अंतर्गत लिखा हुआ है, यहीं से हमारे देश में लिया गया है। जब 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय ये वंदे मातरम बहुत ही प्रचलित हुआ था, गलियों गलियों में गाया जाता था। और आज के समय में भी ये बहुत ही प्रचलित है वंदे मातरम। जिसको खुद गाना नहीं आता है वो भी दूसरों को टोंट करने के लिए कहता है कि वंदे मातरम तो गाना ही पड़ेगा। तो जो पहले कहे कि वंदे मातरम गाना पड़ेगा उससे आप पहले सुन लीजिए कि वंदे मातरम उसे आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन है। संस्कृत भाषा में एक तो है, और संस्कृत में बहुत कठिन कठिन शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है जो कि सबके बस का उच्चारण करना है भी नहीं। जो बार बार उसको रिपीट कर रहा होगा, याद कर रहा होगा, गा रहा होगा, उसी को ये आ सकता है बस। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम का आयोजन किया गया ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित हुआ था। इसलिए जो ऑप्शन बी है हमारा ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। कब हुआ था? तो इसका आयोजन जो है वो मार्च 2025 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ये करंट का सवाल है। किया क्यों गया था? तो वायु प्रदूषण में किस तरीके से सुधार लिया जा सकता है, कार्बन की किस तरीके से, कार्बन के उत्सर्जन में किस तरीके से कटौती की जा सकती है, शहरों में जो कचरा है, अवशिष्ट है, इसका किस तरीके से निपटारा किया जा सकता है, इसके लिए ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लीजिएगा अगर आप प्रेजेंट में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी का, तो कि इसका आयोजन किसने किया था। तो इसका आयोजन जो है ये गोरखपुर का जो नगर निगम है, गोरखपुर का नगर निगम है ये, और साथ में जो भारत का वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये दोनों ने मिल करके इसका आयोजन किया था गोरखपुर में। अगर रिसेंट में कोई एग्जाम देना है तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत, जिसे कि अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक कौन थे। तो जब हमारा देश आजाद हो गया तो यूपी में पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया था। तो इनमें से जो BN लाड़ी हैं इनको यूपी में पहला भारतीय पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया था। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ये क्यों पूछा गया एग्जाम में कि पुलिस महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? क्योंकि अंग्रेजों के समय पर ये जो बड़े बड़े पद हुआ करते थे, जैसे कि पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा पद क्या है? पुलिस महानिरीक्षक। इस पद पर अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज व्यक्तियों को ही नियुक्त किया करते थे। लेकिन जैसे ही आजाद हुआ हमारा देश वैसे ही किसी भारतीय को नियुक्त किया गया। इसलिए एक क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तब ध्यान रखिएगा कि जो BN लाड़ी हैं ये यूपी के पहले महानिदेशक जो है वो नियुक्त किए गए थे। इस तरीके से कुल 20 क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से लेखपाल वाले एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ गलत हुआ होगा वो भी बताइएगा, कुछ सजेशन होगा वो भी बताइएगा, जो भी होगा सारी चीजें आप बताइएगा मुझे।
बाकी अगर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का घंटी जो है उसको दबा लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही आने वाली वीडियो अपलोड हो उस तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।